जय हिंद। तो इससे पहले वीडियो में आपने देखा था कि आवर्त सारणी की जो खोज की गई, इसके लिए ये स्टार्ट किया 1817 से, जिसका खोज किया था, थोड़ा सा एफर्ट किया, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डॉवेनियर। और डॉवेनियर ने क्या किया, अपने एक सिद्धांत दिया, इसको बोलते हैं त्रिक सिद्धांत, यानी डॉवेनियर का ट्राइड रूल। इस ट्राइड रूल में उन्होंने क्या किया था, 3 एलिमेंट्स को इस तरह लिया था, 3 तत्वों को इस तरह का लिया था जो कि परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में हो और उनके केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी मिलती हो, यानी रासायनिक गुण और भौतिक गुण एक जैसे हों। उसमें देखा था उन्होंने कि यदि पहला और तीसरे का जोड़ किया जाए और उसको 2 से भाग दिया जाए, यानी इसका एवरेज लिया जाए, तो जो एवरेज होगा वो बीच वाले तत्व का भार होगा। इस तरह से उन्होंने 5 ट्राइड बनाई, 5 त्रिक बनाई, जिसमें से उनकी 4 जो त्रिक थी, 4 ट्राइड थी, वो पास हुई और 5वीं फेल हो गई। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए 1865 में, न्यूलैंड एक ब्रिटेन के साइंटिस्ट थे। इन साइंटिस्ट ने अपना एक नियम बनाया जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ ऑक्टोव, इस यानी अष्टक का नियम। इस अष्टक के नियम के अंदर उन्होंने तत्वों को उसी भांति, यानी परमाणु भार के ध्यान में रखते हुए, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए तत्वों को लगाया और बताया जो पहला तत्व होता है उससे जो 8वां तत्व आएगा, यानी जो सरगम स्वर के 7 सा रे गा मा पा धा नी और फिर बाद में आता शा, यानी 8वां तत्व पहले वाले तत्व के समान ही होगा, यानी उसमें प्रॉपर्टी पहले वाले तत्व के मुताबिक होंगी। यदि हम लें तो दूसरे वाले तत्व की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो गुण हैं, गुण और धर्म हैं, कैसे होंगे, 9th जो एलिमेंट्स है उसके समान होंगे। तो ये देखा, इसमें कुछ खामियां थी। उस टाइम पर 56 एलिमेंट थे जिनको वो कवर नहीं कर पाए और कैल्शियम पर ही स्टॉप हो गए। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए, मैंडलीव ने बहुत ही गुड एफर्ट किया। इन्होंने 1869 में अपना प्रयास शुरू किया और 1872 में अपने प्रयास को जो सारणी बनाई, उस सारणी को एक जर्मन जर्नल में पब्लिश किया। इस कारण से इनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है, यानी आवर्त सारणी के इनको जनक का खिताब दिया गया। उसमें कुछ खामियां थी। खामियां क्या थी कि हाइड्रोजन्स के लिए स्थान नहीं मिला था, समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स के लिए कोई स्थान नहीं था। कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे कि जो एक ही खाने में 2 बार आ गए थे, एक ही खाने में डबल एलिमेंट्स आ गए थे। इसके बाद कुछ स्थान रिक्त छोड़े गए और रिक्त छोड़ना ठीक ही था क्योंकि एलिमेंट्स और बढ़ेंगे, उतना ही काफी नहीं था। इसके बाद निष्क्रिय गैस के लिए, निष्क्रिय जो गैसेज है, जो नोबल गैसेज है, उनके लिए स्थान सुनिश्चित नहीं था। यानी निष्क्रिय जो गैसेज थी, जो नोबल गैसेज थे, इनका जो सर्च हुआ वो बाद में हुआ। इस तरह से जो खामियां थी वो काफी एफर्ट के बाद में इनके बारे में सोच विचार किया गया। यानी मेंडलीव ने भी सेम परमाणु भार को मद्देनजर रखते हुए और भौतिक गुण और रासायनिक गुण को मद्देनजर रखते हुए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पर ध्यान दिया गया, यानी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड पर ध्यान दिया गया, क्योंकि ये जो चीज है किसी से भी शीघ्र अभिक्रिया कर लेती है। नेक्स्ट, इसके बाद आए हेनरी मुसली। इन्होंने
अपना एक बेस्ट एफर्ट किया और 1913 में अपना एफर्ट क्लियर करके दिया, यानी एक बेहतरीन आवर्त सारणी बनाई, एक बेहतरीन आवर्त सारणी बनाई जो कि आज हम पढ़ेंगे। इस आवर्त सारणी के अंदर जो कमियां थी, मैंडलीफ की सारणी में जो कमियां थी उनको पूरा किया गया। जैसे कि जो निष्क्रिय गैस थी उसके लिए स्थान दिया गया, जो खाली स्थान रह गए थे उनको पूरा किया गया, जो हाइड्रोजन के समस्थानिक थे उनको ध्यान में रखा गया। लेकिन ये आवर्त सारणी परमाणु भार को नहीं लेकर परमाणु क्रमांक को लेकर बनाई गई, यानी ऐसे रासायनिक गुण और भौतिक गुण जो कि एक समान हो, लेकिन इसमें ध्यान क्या दिया गया कि ये परमाणु क्रमांक को लेकर बनाई गई, यानी परमाणु संख्या को लेकर बनाई गई, एटॉमिक नंबर को लेकर बनाई गई। तो हम देखते हैं इस सारणी में क्या क्या है। आप देख रहे हैं जो आपके टेबल सामने लगा हुआ है बोर्ड, इस पर सारणी है। बाकी यूट्यूबर्स के ऊपर जिनके पास में इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड्स हैं, इसमें कलर वगैरह दिखाए गए, इसमें कलर होते हैं, लेकिन मैं यहां पर दिखा नहीं पा रहा हूं जिससे कि आपको कंफ्यूज ना हो और आंखें ना चौंध जाए। सिंपली जो इसमें होता है, मोटी मोटी चीजें मैं बताऊंगा आपको जो आपके मतलब की क्लास 10th के मतलब की है। आप ये देख रहे हैं, एक इस तरह से खड़े डब्बे से बने हुए हैं, इनको स्तंभ कहते हैं। यानी कोई भी मकान बनाते हैं हम, मकान बनाने के लिए बोलते हैं कॉलम खड़ा कर लो। आजकल रिवाज हो गया कॉलम खड़ा करो, और बाद कॉलम खड़ा होने के बाद में लोहे की सरिया से कॉलम खड़ा कर लो और उसके बाद उधर चिनाई शुरू कर दो। जैसा आपने कमरा बनाना है उसके मुताबिक बनाइए आप। तो यानी जो खड़ी लाइन्स है उसको क्या बोलते हैं, कॉलम। खड़ी लाइन्स में इसको क्या बोलेंगे हम हिंदी में, खड़ी लाइन्स, ऊर्ध्वाधर, और ये है पड़ी लाइन्स, इनको बोलेंगे क्षैतिज रेखाएं। तो ये क्षैतिज कॉलम है और ये वाला ऊर्ध्वाधर कॉलम है, यानी ये क्या है, ट्रांसवर्स कॉलम है, और ये क्या है, लैटिट्यूड से। तो इसमें ये जो खड़े वाले हैं इनको हम कहते हैं कॉलम। खड़े वाले डब्बे आप देख रहे हैं, इनको कहते हैं हम कॉलम। और जो ये पड़े देख रहे हैं आप, हॉरिजॉन्टली पड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं रॉ। दूसरी भाषा में इन खड़े कॉलम को हम कहेंगे पीरियड या आवर्त। और जो हॉरिजॉन्टली कॉलम बने हुए हैं इनको कहेंगे हम वर्ग या समूह या ग्रुप। और रॉ भी कहेंगे। इनके अंदर आप जैसा देख रहे हैं, इन कॉलम के अंदर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 आवर्त है, यानी ये 7 पीरियड है। और ये यहां से लेकर और यहां तक 18 तक, ये क्या है, 18 वर्ग है, यानी 18 ग्रुप में। ग्रुप कितने हैं, 18। वर्ग समूह कितना है, 18। वर्ग कितना है, 18। और कॉलम कितना है आपका, देख रहे हैं यहां पर
सॉरी, ये देख रहे हैं, ये आपका जो रो है, इस रो में पहली रो के अंदर क्या है, हाइड्रोजन है एक, और यहां पर है हीलियम। तो इसमें क्या है, बहुत दो ही एलिमेंट्स हैं। दो एलिमेंट का मतलब है, इसको हम बोलते हैं, ये क्या यानी सॉल्ट, एक ऐसी रो है जो कि क्या है, बहुत सॉल्ट रो है, छोटी रो है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, सॉल्ट टेस्ट। क्या कहेंगे, सॉल्ट टेस्ट। इसके बाद ये देखें आप, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसके बाद में 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये वाली दो रो को हम कहते हैं सॉल्ट रो। क्या कहेंगे, सॉल्ट रो। इसके बाद आप देखिए 4 और 5, ये 1 से लेकर 18 तक पूरी भरी हुई है। ये 1 से लेकर और 18 तक पूरी भरी हुई है, तो इसको हम कहेंगे लॉन्ग रो, यानी लंबी रो है ये। उसके बाद देखिए आप 6 और 7, ये पूरी तो भरी है, लेकिन इसमें बीच में देखिए आप 57 और 89 पर स्टार मार्क लगा हुआ है। 57 पर 1 और 89 पर 2 स्टार मार्क लगे हुए हैं। तो 57 जो है लेथेनियम, इसका एक नीचे पूरा सीरीज दिया हुआ है, यानी 57 के बाद में, सॉरी 57 के बाद में यहां पर आया 72, यानी 57 के बाद में 71 तक जो एलिमेंट्स हैं वो सब नीचे दिए हुए हैं। उनको हम इस लेथेनाइट की जगह पर हम क्या नाम देते हैं, लेथेनाइट ग्रुप कहते हैं। ये लेथेनाइट सीरीज में, इसी मुताबिक ये 89 ये एक्टिनियम की जगह पर एक एक्टिनाइट सीरीज है। अभी इसमें आप देखें, जैसा मैं कल भी बताया था, जो 1 और 2 ये वाले जो वर्ग है, इस वर्ग में, इन वर्ग में जो एलिमेंट्स आ रहा है वो क्या है, धातु है, यानी क्या है, मेटल्स। ये सारे मेटल्स हैं, और ये ऐसे मेटल होते हैं जो कि हल्के होते हैं, वजन में क्या होगा, हल्का होगा। इसके बीच में आप पहले देखिए क्या H आ रहा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है, इसको गैस के साथ में होना चाहिए था, लेकिन वहां पर नहीं ले सकते हैं हम, क्योंकि ये सारी गैसें क्या है, अक्रिय गैस है, जो किसी से क्रिया नहीं करती हैं, यानी नोबल गैसेज है। इनको हम बोलते हैं नोबल गैसेज। यानी अक्रिय गैस, ये किसी से क्रिया नहीं करती। तो हाइड्रोजन को यहीं पर रहने दिया है। इसके बाद जो एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हैं, मेटल हैं, और इनकी क्या खासियत है, ये वजन में हल्के होते हैं। जो लिथियम में पहले वाला, ये सबसे हल्का मेटल है। ये इसको हाथ में लेंगे तो मालूम पड़ेगा रुई की तरह है। ये क्या होते हैं, हल्के होते हैं। नेक्स्ट मुलायम होते हैं। धातु की कुछ प्रॉपर्टी होती है, यानी मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है, हार्ड होगा मेटल। उसके बाद में क्या होगा, उसमें वजन होगा, और जब उसको पीटेंगे आप तो आवाज करेगा।
यानी आप हैमरी करेंगे तो आवाज करेगा। यदि जमीन पर आप छोड़ दें, उसको गिर दें, तो क्या होगा, तब आवाज देगा। लेकिन लस्टर होगा, उसमें चमक होगी। लेकिन इसमें क्या है, ये चीज कम है। यदि धातु है, ये क्या है, हल्के हैं और मुलायम है। उसके बाद यदि आप इनको काटना चाहें किसी चाकू से, यदि आप लोहे को काटना चाहें तो नहीं काट पाएंगे। लेकिन इसमें आप यदि सोडियम को काटना चाहें तो आप चाकू से आराम से काट सकते हैं, यानी इसको काटा जा सकता है आसानी से। सोडियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। यदि आप पानी में रखेंगे तो ये क्रिया कर जाएगा और जल जाएगा। ये वाला 3 से लेकर और 12 तक, इसको हम बोलते हैं, हाँ, इसको मैं धातु बोल दिया था। यहां से लेकर और यहां तक पूरा ये जो 5 रो रहा है, आप देखते हैं जो लाल रंग से दिखाया गया है, ये वाले क्या है, अर्ध मेटल है, यानी इसको बोलते हैं उपधातु। जिसको बोलेंगे हम मेटेलॉइड। इनके अंदर धातु और अधातु दोनों की प्रॉपर्टी मिलती है, दोनों के गुण इनके अंदर मिलते हैं, धातु के भी और अधातु के भी। इसके बाद यहां पर, इसके बाद ये यहां तक, ये क्या है, अधातु है, यानी नॉन मेटल है। ये सारे नॉन मेटल हैं। इसके बाद जैसे मैं बताया था 18 नंबर पर क्या है, अक्रिय गैसेज है, जो कि किसी दूसरे से क्रियाएं नहीं करती हैं। इनको ग्रुप में बांटा गया है, एक इनका क्षेत्र रखा गया है इस ग्रुप के अंदर, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। क्या कहते हैं, एस ब्लॉक। इसको कहेंगे हम बी ब्लॉक। इसको कहेंगे हम पी ब्लॉक। और इस नीचे वाले को कहेंगे हम एफ ब्लॉक। ये HDPF कुछ नहीं है, आप इसको देख के कंफ्यूज ना हो, ये आगे आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब पढ़ेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, तो आपने देखा है एक न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं अपने ऑर्बिट के अंदर। और पहले ऑर्बिट में कितने होते हैं, 2, दूसरे में कितना होता है, 8। किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका एक फॉर्मूला है, वो है 2n²। यानी पहला ऑर्बिट है, n का मतलब है नंबर ऑफ ऑर्बिट, पहला ऑर्बिट। यदि पहला ऑर्बिट है तो मैं क्या करूंगा, 2 × 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, और 1 का 2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। यानी फर्स्ट ऑर्बिट में क्या मिलेंगे आपको, 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इसको मैं यहां पर मान लो 2 कर दूं तो 2 दूनी 4, 4 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेकंड ऑर्बिट में कितने मिलेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इस तरह से किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है हम निकाल सकते हैं। सपोज मैं यहां 4 कर देता हूं, यानी चौथे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट।
यानी ऑर्बिट की संख्या, यानी कक्ष की संख्या, कोष की संख्या, जिसको हिंदी बोलते हैं कक्ष, यानी नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने कक्ष में घूमते रहते हैं। अब आप बोलते हैं कि बार बार क्यों पढ़ाया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि क्लास 10th की केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट हैं जिसमें से 60% तक क्वेश्चन आएंगे। पहला है मेटल नॉन मेटल और दूसरा पीरियोडिक टेबल। और इसको जानने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जानना बहुत ही जरूरी है। तो ये क्या है, मैं बता रहा था कक्ष के बारे में बता रहा था। जैसे चौथा कक्ष है तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो चौथे कक्ष में 4 चौक 16, 16 दूनी 32। तो चौथे वाले में कितने होंगे? 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये कक्ष की बात कर रहा हूं मैं, यानी इस ऑर्बिट की बात कर रहा हूं। इन ऑर्बिट को भी क्या किया गया है, सब ऑर्बिट में बांटा गया है। ऑर्बिटों को भी छोटा कर दिया गया है और उनको जो छोटा किया गया है उसमें आते हैं एस, डी, पी और एफ। यानी किस और सब ऑर्बिट में आ रहा है? एस ऑर्बिट में आ रहा है। किस ऑर्बिट में आ रहा है? डी सब ऑर्बिट में आ रहा है। किस सब ऑर्बिट में आ रहा है? पी सब ऑर्बिट में आ रहा है। किस सब ऑर्बिट में आ रहा है? डी सब ऑर्बिट में आ रहा है। तो वो चीज है ये जो लिखा हुआ है, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक और एफ ब्लॉक। मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो मैं आगे चलता हूं। इस पहले वाले आवर्त में, पहले वाले पीरियड में जो भी एलिमेंट होंगे, पहले वाला पीरियड कहां जा रहा है? ये यहां तक। जो भी एलिमेंट होंगे उसके लास्ट ऑर्बिट में क्या होगा? यानी टोटल ऑर्बिट उसके कितने बनेंगे? यानी पहले वाला यदि आवर्त है, फर्स्ट आवर्त है, फर्स्ट आवर्त का मतलब फर्स्ट पीरियड है, तो इसमें कितने ऑर्बिट बनेंगे? एक ऑर्बिट बनेगा फर्स्ट वाले के अंदर। ये दूसरा वाला पीरियड है, दूसरा आवर्त है, तो इसमें आवर्त में कितने ऑर्बिट बनेंगे? 2 बनेंगे। और तीसरे वाला आवर्त है तो इसमें कितने बनेंगे? 3 ऑर्बिट बनेंगे। चौथे वाला का कितना बनेंगे? 4 बनेंगे। 5वां आवर्त है तो कितना होगा? कितने ऑर्बिट बनेंगे? 5 ऑर्बिट बनेंगे। छठा है तो कितने बनेंगे? 6 ऑर्बिट बनेंगे। यदि 7वां आवर्त है, 7वां पीरियड है, तो कितने बनेंगे? इसमें 7 ही ऑर्बिट बनेंगे। ये चीज देखने वाली है। अभी हम देखते हैं ये संबंध था इन ऑर्बिटों का कि यहां पर कैसे ऑर्बिट बनेंगे, पहली रो में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में और 7वीं में। यदि हम बात करें इन कॉलम की जो खड़े हुए हैं, इन कॉलम की बात करें, यानी वर्ग की बात करें, समूह की बात करें, तो इनके अंदर पहले वाले समूह में, यानी पहले वाले समूह में आप देख रहे हैं हर एलिमेंट का, जो 7 आवर्त दिए होंगे, हर एलिमेंट का लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन ही होगा। लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? एक इलेक्ट्रॉन होगा।
दूसरे वर्ग की बात करें, इसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं इसके लास्ट वाले में कितना होगा, 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। जो लास्ट ऑर्बिट है, लास्ट कक्षा, उसमें क्या होंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। लिख ले इसको, काम कीजिए। नेक्स्ट आप ये देखें, इस तरह से इसमें कितने होंगे, 3 होंगे। इसमें कितने होंगे, लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी मैं फिर बता रहा हूं, पहले मैं बताया था कि ये वाली जो आवर्त है, सपोज मैं तीसरी आवर्त की बात करूं तो इसमें, इसके अंदर तीसरी आवर्त में जो आ रहे हैं, ये 2 इधर आ चुके हैं एलिमेंट, और बाकी ये एलिमेंट है। इनमें कितने ऑर्बिट बनेंगे, 3 ही ऑर्बिट बनेंगे। ये नंबर ऑफ ऑर्बिट को बता रहा है कि कितने ऑर्बिट बनेंगे, और ये क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यानी इसके अंदर जो लास्ट वाला ऑर्बिट होगा, लास्ट वाला कक्ष होगा, उसमें पहला वाला ये, उसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरे वाले में कितना होगा, 2 होगा। तीसरे वाले में कितना होगा, 3 होगा। इस तरह से जो 17 वहां है उसका कितना होगा, लास्ट में 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये है मेन चीज। अब ये यूट्यूबर क्या पढ़ाते हैं, इनको टेबलों को याद करने का तरीका। जो इसके अंदर एलिमेंट दिए हुए हैं उनको याद करने का तरीका बताते हैं, जिसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है। वो अपने अपने नियम सेट करते हैं। जैसे बी है, बीई है, एमजी है, सी है, एस आर है, बी है और आर है। बोलेंगे बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। यानी इससे जो पहले अक्षरण को याद कर लो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। उसके बाद में हेली ने कहा रब। हेली ने कही रब से फरियाद, एफआर। तो इनकी आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है रखने की। इस चक्कर में आप मत पढ़ो। क्लास 10th का ये मतलब नहीं है। क्लास 10th के अंदर कुछ प्रमुख बता रहा हूं जो एलिमेंट्स हैं, जिनके बारे में आपको आना चाहिए। आगे तो बता रहा हूं ऐसे एग्जांपल जो यूट्यूबर्स दे रहे हैं। NPAS SB BMC, नाना पाटेकर असरानी, सब बेकार। और ये MC लगा हुआ है तो MC के लिए सब चुप हो गए। मां निकम्मा बोल देगा या और कुछ बोल देगा, मैं नहीं बोल पा रहा हूं। ठीक है, तो इनकी आपको जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ मैं बता रहा हूं कि कौन कौन से जो एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से तत्व हैं, उनकी परमाणु भार और परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। यदि परमाणु क्रमांक पता है, परमाणु भार पता है, तो आपका क्वेश्चन आगे हल हो सकता है। इसमें जो पूछे वाले लास्ट में जो पूछे जाएंगे क्वेश्चन, वो पूछे जाएंगे कि फला एलिमेंट्स का परमाणु क्रमांक क्या है, यानी इस परमाणु क्रमांक का कौन सा एलिमेंट है। तो आपको जो याद करने वाले हैं उसको आप टिक कर लीजिए। मैं एक बार बताता रहता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन पहला, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम,
मैग्नीज Mn, आयरन कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, कैडमियम, जिंक, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, बस इतना ही काफी है। इतने के आप जो गुण धर्म हैं, जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं, जो उनके केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, रासायनिक प्रॉपर्टी हैं, उनको याद कर लें। उसके बाद इनका परमाणु भार आपको याद होना चाहिए और परमाणु क्रमांक आपको याद होना चाहिए। आपको सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा, इसके अलावा नहीं। बाकी जो 118 हैं उससे आपको मतलब नहीं है। बस यही काफी है। हाँ, इसके बाद में एक लेड पीबी, जैसा मैं बता रहा था, ये क्या है, धातु। यहां से लेकर और यहां तक क्या है, ये धातु में पूरे। लेकिन ये जो धातु है आपकी इस ब्लॉक में जो दी हुई है, कौन से ब्लॉक है ये, डी ब्लॉक। ये आपके घरेलू इस्तेमाल होने वाली चीजें जो आपके डेली व्यवहार में आती है। इसके बाद ये है क्या, उपधातु, और ये है अधातु। ये सारी दी हुई है। और ये बताया है 57 के बाद में कितना, यहां पर 72 हो गया। 57 के बाद में क्या है, 58, 59, 60, 61, कहां तक है, 71 तक, रुटेडियम के तक। और ये क्या है, लेंथेनाइट्स। इसके 57 का क्या है, ये लेंथेनाइट। और ये क्या है, 89 का एक्टिनाइट समूह। तो यहां पर आप देख रहे हैं, आपने देखा कि ये आवर्त सारणी एक हवा बनाकर रखा है। सिर्फ इतना ही जानना आपको काफी है। इसके बाद आएगा कि कौन सा एलिमेंट्स किस वर्ग में है और किस आवर्त में है। सपोज मैं देख रहा हूं ये कॉपर 29, ये कॉपर 29 किस वर्ग में है और किस आवर्त में है, और इसके अलावा किस ब्लॉक में है। जैसे आप देख रहे हैं यहां पर कौन सा है, ये डी ब्लॉक। यहां एस ब्लॉक है, डी ब्लॉक है और पी ब्लॉक है। तो इसमें पूछे जाने वाला क्या है, ब्लॉक पूछ सकता है, ब्लॉक कौन सा है, और पूछेगा ग्रुप कौन सा है। ग्रुप मीन्स वर्ग, वर्ग कौन सा है। और इसके बाद आवर्त,
आवर्त जिसको बोलते हैं हम क्या बोलेंगे, पीरियड। ये कौन सा है, सिर्फ ये निकालना आएगा आप तो इतना पूछ सकते हैं। तो इसको हम अगले भाग में देखेंगे। तो मुझे आशा है कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, कोई इसमें इतना हार्ड नहीं है जो कि समझ में ना आए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें जो इसमें लिखा हुआ है, और इसका जिसमें कुछ कलर्स भरे हुए हैं, यहाँ पर कुछ अलग कलर है, इसका इनका दोनों का अलग कलर है, यहाँ कुछ अलग कलर है, इस लाइन का कुछ अलग कलर है, ये अलग कलर से दिखाए गए हैं, और ये कुछ अलग कलर से हैं, यहाँ पर अलग कलर है। इसके बारे में हम अगले भाग में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।